देश में कोरोना के रोजाना मामले घट बढ़ रहे हैं। ऐसे में संक्रमण पहले शहर तक, फिर गांव तक और अब जनजातीय समूहों तक फैल गया है। जनजातीय समूह भी कौन से? विशेष रूप से कमजोर यानी पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पिछले दिनों ओडिशा के बहुत से पीवीटीजीज के सदस्य संक्रमित पाए गए। आप जानते हैं, बोंडा जनजाति है, डोंगरिया कोंद जनजाति है, इस तरह की वहाँ पर 13 कुल पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जिसके एक दिन में 50 के करीब सदस्य कोरोना से संक्रमित पाए गए। राज्य के लिए ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि वहाँ पर जाकर टेस्टिंग करना और उन्हें टेस्टिंग के लिए राज़ी करना, ये थोड़ा सा दिक्कत भरी बात है, ये चुनौती भरी बात है। लगातार अवेयरनेस फैलाई जा रही है, जागरूकता फैलाई जा रही है, लेकिन बावजूद उसके अगर आपकी टेस्टिंग नहीं होती है तो किस तरह से आपके संक्रमण का पता लगेगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। आप जानते हैं, ओडिशा में जनजातीय समूह का बहुत बड़ा हिस्सा है। जब पहली लहर आई थी तो पीवीटीजीज तक संक्रमण नहीं फैला था, लेकिन दूसरी लहर में ये तेज़ी से फैल रहा है। लगभग 55% जो केस हैं ओडिशा राज्य में कोविड के, वो ग्रामीण इलाकों में रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन अब अगर वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स तक पहुंचते हैं तो ये संख्या और बढ़ सकती है। आप जानते हैं, ओडिशा में कुल 62 ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जिसमें 13 को पीवीटीजीज का दर्जा दिया गया है ताकि उनकी घटती जनसंख्या को प्रोटेक्शन मिल सके, संरक्षण मिल सके। राज्य के कुल 11 जिलों तक फैली इनकी जनसंख्या 2 लाख से कुछ अधिक है। जनजातीय आबादी की देश भर में जनसंख्या के मामले में ओडिशा भारत में तीसरे स्थान पर आता है। यहाँ पर बोंडा, बिरहोर, चुक्तिया, भुंजिया, दीदई, डोंगरिया कोंद, हिलखरिया, जुआंग, कुटिया कोंद, लोढ़ा, मनकीडिया, पावड़ी भुइयाँ, सौरा और लांजिया सोरा जैसी जनजातियाँ पीवीटीजीज के तहत आती हैं। जहाँ तक सवाल पीवीटीजीज का है तो ये एक इतिहास है। इतिहास इस तरीके से कि ढेबर आयोग ने ये अनुशंसा की थी कि आदिम जनजातीय समूह जो हैं, यानी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं, उनको एक अलग श्रेणी में रखा जाए जो कि तमाम जनजातीय समूहों के बीच में सबसे कम विकसित माने जाएं और उनके संरक्षण का, उनके विकास पर हम लोग अलग से ध्यान दें। तो ये पीटीजीज यानी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स इस तरीके से बना। लेकिन साल 2006 में भारत सरकार ने पीटीजीज का नाम बदल दिया और कर दिया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी पीवीटीजीज, विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह। साल 1975 में जब भारत सरकार ने पीटीजीज नाम की अलग श्रेणी के रूप में कमज़ोर आदिवासी समूहों की पहचान की थी तो उसमें 52 समूह शामिल किए गए थे। लेकिन साल 1993 में 52 में और 23 समूह जोड़ दिए गए, यानी कुल संख्या हुई 75। तो 75 इस समय पीवीटीजीज हैं और इनकी सबसे अधिक संख्या कहाँ पर है, ये आप मुझे आज के सवाल के तौर पर जवाब में बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। पीवीटीजीज की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, मतलब किस आधार पर आप ये तय करते हैं कि ये पीवीटीजीज हैं, ये नहीं है? तो देखिए, सबसे पहले उनकी स्थिति बहुत अलग होती है। वो और जनजातीय समूहों से अलग रहते हैं, जंगलों में निवास करते हैं। या तो उनकी संख्या स्थिर होगी या घटती हुई जनसंख्या होगी। साक्षरता का जो स्तर होगा वो एकदम निम्न होगा, क्योंकि बाहर निकलने में उन्हें दिक्कत होती है, बाहर नहीं निकलते हैं अपनी अपनी जगहों से। सबसे बड़ी बात कि उनकी जो भाषा होती है वो लिखित नहीं होती है, तो लिखित भाषा का अभाव पीवीटीजीज की एक बहुत बड़ी विशेषता है। और इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी तरह नहीं है, बल्कि शिकार पर आधारित है, भोजन एकत्रित करना इनका काम है, स्थानांतरित खेती करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं पीवीटीजीज को अलग निर्धारित करती हैं। अब सवाल है कि इनके लिए योजनाएं क्या क्या चलाई जाती हैं। तो आदिवासी विकास निधि का एक बड़ा हिस्सा सरकार पीवीटीजीज के कल्याण के लिए चलाती है। इसके अलावा जनजातीय मामलों का हमारे यहाँ मंत्रालय है, उसने पीवीटीजीज के विकास के लिए योजनाएं लागू की हुई हैं, जिसमें 75 पीवीटीजीज शामिल हैं। उनके सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए काम किया जाता है। इसके अलावा कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट योजनाएं हैं जो राज्य सरकारें अपनी अपनी ज़रूरतों के आधार पर और पीवीटीजीज के ज़रूरतों के आधार पर तय करती हैं, प्रस्तुत करती हैं। उनके विकास के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, कौशल विकास, कृषि विकास, आवास, अधिवास, संस्कृति का संरक्षण जैसे क्रियाकलापों पर ध्यान दिया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो पीवीटीजीज के विकास के लिए चलाई जा रही हैं। वैसे आपको बता दूं कि पीवीटीजीज की जो संख्या है वो भारत के 1.5 दर्जन राज्यों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है। आपने समय समय पर अंडमान की जनजातियों के बारे में सुना होगा, अंडमान के पीवीटीजीज के बारे में सुना होगा। आपने सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में रहने वाली पीवीटीजीज के बारे में सुना होगा। आपने तमिलनाडु में
पीवीटीजीज़ के बारे में सुना होगा, लेकिन जब हम सुनते थे तब इस तरीके से नहीं कि वो कोविड से संक्रमित हुए हैं। तो एक अंतिम सवाल ये भी आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा कि आखिर ये उड़ीसा के आदिवासी संक्रमित हुए तो हुए कैसे। देखिए, पहले आदिम जनजातीय लोग जो होते थे वो केवल अपने समुदाय और निवास तक ही सीमित रहते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में जब से उनका विकास हुआ है और उन्हें आजीविका के अवसर मिलने लगे हैं, तो अन्य ज़िलों में उनका पलायन भी शुरू हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग ज़िलों में रहते हैं, तो अन्य ज़िलों में पलायन जब शुरू हुआ तो संक्रमण का स्रोत शायद वहीं से हुआ हो, क्योंकि आप स्रोत तो पता लगा नहीं सकते, लेकिन एक अंदेशा ये ज़रूर है कि अन्य ज़िलों में पलायन की वजह से और वापस अपने ज़िले में आने की वजह से उनमें संक्रमण फैला हो। अब सवाल है कि वो संक्रमण को रोका कैसे जाए, तो उस पर सरकारें काम कर रही हैं। तो पीवीटीजीज़ हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहद इम्पॉर्टेंट है, तो आपको पीवीटीजीज़ के बारे में जानना चाहिए और पहले भी इस विषय से सवाल आते रहे हैं। और अब मेरा सवाल आपसे, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक पीवीटीजीज़ की संख्या मिलती है? मैंने आपको बताया 75 समूह हैं पीवीटीजीज़ के, लेकिन सबसे ज़्यादा आबादी किस राज्य में है या सबसे ज़्यादा समूह किस राज्य में है? अपने जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये तमाम पॉडकास्ट ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।